प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तीसरी बार पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब, सदर जरदारी से हलफ उठा लिया। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एहतजाज। आज एक पुरवकार और तारीखी तकरीब में नवाज शरीफ साहब ने वजीर आजम का हल्फ उठाया। ये एक लम्हा था जिसका कौम को 65 सालों से इंतजार था। इक़्तिदार एक सिविलियन हुकूमत से दूसरी सिविलियन हुकूमत को मुंतकिल हुआ और तमाम आईनी तकाजे पूरे किए गए। हल्फ वफादारी की तकरीब में मुख्तलिफ जमातों के कायदीन एक छत तले इकट्ठे हुए। ये वो सियासतदान थे जो इंतखाबी मुहिम में एक दूसरे के खिलाफ बोले भी और एक दूसरे के प्रोग्राम पर तनकीद भी की, लेकिन आज इस मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए एक दूसरे को ताउन की यकीन दहानी करा रहे थे। नवाज शरीफ 26वें वजीर आजम हैं और तीसरी मरतबा ये मनसब उन्होंने संभाला है। वो आज 14 साल बाद ऐवान सदर में दाखिल हुए और फिर उसके बाद ऐवान वजीर आजम में। और अब इस्लामाबाद से ये भी इतलात आ रही हैं कि एक 10 रुकनी काबीना जुमे वाले दिन हल्फ उठाएगी। काबीना में चौधरी निसार अली खान, ख्वाजा आसफ, इसहाक डार, ख्वाजा साद रफ़ीक, एहसन इकबाल, मुर्तज़ा जतोई, परवेज़ रशीद, पीर सदरुद्दीन शाह और अब्दुल कादिर बलोच को शामिल करने की बातें की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि इब्तदा में ये काबीना छोटी होगी लेकिन फिर बाद में इसमें इजाफा किया जाएगा। काबीना और आज ऐवान सदर में जो तकरीब हुई, इस हवाले से बात करने के लिए हम चलते हैं इस्लामाबाद और टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ ज़मीर हैदर। अस्सलाम वालेकुम ज़मीर। जी अस्सलाम वालेकुम समीर। ज़मीर, हमें कुछ बताइए, ऐवान सदर में जो तकरीब हुई उसका अहवाल बताइए और ख़ास तौर पर आज हमें वहाँ पर तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा नज़र नहीं आया। जी समी, एक तो जो सबसे ज्यादा खूबसूरत बात थी आज की तकरीब की वो ये थी कि फरियाल तालपुर जो हैं वो एस्कॉर्ट करके लेके आई हैं बेगम नवाज कुलसूम नवाज को, और उसके साथ आसफा भी थी और बख्तावर भी थी, और वो उनको लेके आई हैं। पूरी फैमिली जो जितनी ख्वातीन थी नवाज शरीफ साहब की फैमिली की, वो उनको एस्कॉर्ट करके उस मेन हॉल में लेके आई जहाँ पे ओथ टेकिंग सेरेमनी होनी थी। जहाँ तक आपने बात की पीटीआई के कोई नुमाइंदा वहाँ पे नहीं था। एक पार्टी है जिसने अच्छी खासी सीटें भी ली हैं लेकिन उनकी नुमाइंदगी नहीं थी ऐवान सदर में। तो हमने पीटीआई से जब पता किया तो शीरी मजारी ने ये कंफर्म किया कि पीटीआई को कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ था इस तकरीब का। ताहम इस हवाले से ऐवान सदर से अभी तक हमें कोई इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि बाकायदा कोई दावतनामा गया था कि नहीं गया था, लेकिन पीटीआई के जराये का और शीरी मजारी का भी ये कहना है कि कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ था आज की हल्फ बर्दारी। अच्छा ज़मीर, कुछ हमें बताइए कि कौन से सफारतकार वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि अमरीकी सफ़ीर भी हमें नज़र नहीं आए। जी रिचर्ड ऑल्सन जो अमरीकी सफ़ीर हैं समी, वो हमें मालूम पड़ा कि वो मुल्क से बाहर थे। ताहम उनके नायब जो रिचर्ड हॉगलैंड हैं वो उस तकरीब में आए। इसके अलावा बहरीन, यूएई, सऊदी अरब और काफ़ी सारे ममालिक के जो हैं वो सफारतकार भी मौजूद थे। इसके अलावा सबने लाइव ट्रांसमिशन में भी देखा कि लीडर्स भी थे, यूसुफ रज़ा गिलानी, अशरफ। अच्छा, कुछ हमें ज़मीर बताइए आपकी, क्योंकि बहुत से कायदीन से यकीनन बात हुई होगी जो इस तकरीब में शरीक थे, माहौल क्या था वहाँ पर जब चाय के लिए सब लोग इकट्ठे हुए? तो जी समी, वहाँ पे एक बड़ा एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर था। सारे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलजुल गए थे। खासतौर पे अयाज सादिक साहब जो हैं वो बहुत सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे। सारे पार्लियामेंटेरियंस उनसे मिल रहे थे और उनकी एक शाइस्ता तबीयत, और वो बहुत अच्छे तरीके से सबसे मिल रहे थे। खासतौर पे जो अपोजिशन पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस हैं उनसे वो बहुत अच्छी तरह मिले, यकीनन क्योंकि वो उनके साथ पिछले दौर में बैठे भी रहे हैं इसी ऐवान में। और एक माहौल बहुत अच्छा था। महमूद खान अचकज़ई, मौलाना फजलुर रहमान, सारे बहुत ही कॉर्डियल माहौल में। शेख रशीद साहब भी थे और फिर वहाँ पे हमारी बातचीत भी हुई मुख्तलिफ वो जो PMLN के लीडर्स हैं उनसे, और ख़ासतौर पे हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या काबीना की क्या शक्ल बन रही है और कब हल्फ बर्दारी का इम्कान है।
तो इस हवाले से काफी फ्रैंक माहौल था। और मियां नवाज शरीफ बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीर, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इससे पहले कौमी असम्बली में कायदे अवान के इंतखाब में नवाज शरीफ साहब को 244 वोट मिले। JUI, MQM और कई दूसरी छोटी जमातों ने भी उन्हें वोट दिया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने इंतखाब के बाद कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कौम से एक सच बोला। उन्होंने इसमें कोई किसी तरह की भी हिचकिचाहट नहीं महसूस की, ये बताने में कि मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि उन्हें बयान नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि मुल्क मसाइल का जंगल है, मैं कौम को सब्ज़ बाग नहीं दिखाऊंगा और ना ही किसी ख्याली जन्नत का नक्शा पेश करूंगा। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा उन्होंने। मसाइल का एक जंगल उगा हुआ है। मेरी हुकूमत इन मसाइल का चैलेंज कबूल कर रही है। ताहम मैं कौम से ना कुछ छुपाऊंगा और ना सब्ज़ बाग दिखाऊंगा, ना दिलकश नारे लगाऊंगा, ना पुरकशिश वादे करूंगा। सो मैं किसी ख्याली जन्नत का नक्शा पेश नहीं करूंगा, लेकिन पाकिस्तान और अवाम की तकदीर बदलने के लिए ना खुद चैन से बैठूंगा और ना अपनी टीम को चैन से बैठने दूंगा। नवाज शरीफ ने अवाम के एतमाद को अपना कीमती सरमाया करार दिया और कहा कि अवाम उनकी कुव्वत हैं। अवाम का ये एतमाद मेरा कीमती सरमाया भी है और मेरी कुव्वत भी। इंशाअल्लाह मैं इस एतमाद को कभी ठेस नवाज शरीफ अपने इस खिताब में बड़े मुख्तलिफ नजर आए और जो सियासी नाक़दीन है उनका कहना है कि ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने आगे चलकर ये कहा कि अब मुहिम जोई के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं, ऐसे तमाशों की कोई गुंजाइश नहीं, हुकूमतें साजिशों से नहीं बल्कि अवाम के वोटों से आनी और जानी चाहिए। अब ये बात हमेशा के लिए तय होनी चाहिए कि पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी कायम हो और मुहिम जोई के तमाम दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएं। ऐसे तमाशों की अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। हुकूमतें अवाम के वोट से आनी और अवाम के वोट से जानी चाहिए कि लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बड़े खुले दिल से माजी की हुकूमत के अच्छे फैसलों की तारीफ की और उनका अपना एक खदोखाल भी दिए उन्होंने मुस्तकबिल के हवाले से। और ये कहा कि चाइना के साथ मिलकर वो खुंजराब से गवादर तक और गवादर से कराची तक एक रेलवे नेटवर्क और एक सड़क बनाई जाएगी। काशगर जो कि चाइना में है, काशगर से खुंजराब जो कि पाकिस्तान चाइना का बॉर्डर है, खुंजराब से लेके गवादर तक एक रेलवे सिस्टम, रेल रोड और सड़क जो है वो बनाई जाएगी। गवादर जो है उसकी मैनेजमेंट पहले ही पिछली हुकूमत ने जो है वो चाइना के हवाले की, जो बड़ा अच्छा स्टेप है और मैं समझता हूँ कि जो अच्छी बात है उसको सराहना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं से वो राब्ता करेंगे क्योंकि कोई एक सियासी जमात इन मसाइल का हल तलाश नहीं कर सकती, तमाम जमातों को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान के मसाइल इतने बड़े बड़े मसाइल हैं कि मैं नहीं समझता कि कोई अकेली पार्टी जो है वो इफ़ेक्टिवली उन मसाइल का हल करने में कामयाब हो सकती है। और हम सब अगर मिल जाएं, आप यकीन करें कि पाकिस्तान में तमाम इन मसाइल का जिन मैंने अभी जिक्र किया है वो हल हो सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द राब्ता भी करूँगा बाज़ाब्ता अपने तमाम सियासी पार्टियों के साथ। इस हाउस के अंदर जितनी भी पार्टीज़ मौजूद हैं उनके सरबराहान। नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली से खिताब में ड्रोन हमलों के हवाले से भी खुलकर बात की और कहा कि ड्रोन हमलों का सिलसिला बंद होना चाहिए। पाकिस्तान दूसरे मुल्कों की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है, दूसरे मुल्कों को भी चाहिए कि वो खुद मुख्तारी जो पाकिस्तान की है उसका एहतराम करें। रोज़ रोज़ का जो सिलसिला है, जो ड्रोन्स के अटैक का, ये सिलसिला ये बंद होना चाहिए। इस कौमी असम्बली में नवाज शरीफ साहब के खिताब के बाद मखदूम अमीन फ़हीम और जावेद हाशमी साहब ने भी खिताब किया। हम उस खिताब का भी आगे चलकर जिक्र करेंगे और जो मियाँ साहब ने जो खिताब किया इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है मियाँ नवाज शरीफ के आज जो अहम स्टेटमेंट दी उन्होंने कौमी असम्बली में, उसको उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट करार दिया जा रहा है। पहला उनका खिताब था जिसके कुछ हिस्से हमने आपको दिखाए और सुनाए। इस वक्त इस्लामाबाद के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी और इसके साथ मौजूद हैं रसूल बख्श रईस साहब। इनसे हम मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिताब के हवाले से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं कुछ जो खिताब था मखदूम अमीन फ़हीम साहब का और जावेद हाशमी साहब का,
उनके कुछ चंक आपको सुनवाता हूं और फिर इस पे गुफ्तगू की जाएगी। अमीन फ़हीम साहब ने नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद तो पेश की, लेकिन मायनी खेज अंदाज में कहा कि मैं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं दिल की गहराइयों से मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सारे मेंबर हजरात को और पार्टी को मुबारकबाद देता हूं, और मैं समझता हूं कि मुबारकबाद के हकदार पाकिस्तान की एजेंसीज भी है किसी हद तक। मैं उसमें मजीद अमीन फ़हीम का यह भी कहना था कि अगर नवाज शरीफ तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने हैं तो उसका क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी जाता है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कानून साजी की थी और तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने पर पाबंदी का खात्मा किया था, जिसके बाद नवाज शरीफ अब तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बन सके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबिक हुकूमत मुशर्रफ के काले कवानीन को ख़त्म नहीं करती तो शायद इस वक्त मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर का ओथ नहीं ले सकते। खिताब में इसके अलावा एक बड़ा खुला पैगाम भी था। उनका कहना था कि सिंध जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला है, वहां ऐसे इकदाम करने से बाज रहा जाए जिससे यह समझा जाए कि एजेंसियां मदद कर रही हैं। सिंध में 10 जमायतों का एक टोला बनाया गया। वो 10 जमायतें क्या थी? मैं यहाँ सवाल करता हूँ इस पूरे भरे हाउस से कि उन जमायतों का नाम तो मुझे बता दें, 10 का गिन के बताएं। मैं एक मिनट वेट करता हूँ। पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशनल के दायरे में रखें, पाकिस्तान में ये हरकतबाजी ख़त्म करें कि इसको हटा के उसको लाना है, इसको हटा के उसको लाना है। बहुत हो गया। मखदूम अमीन फ़हीम ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर जोर देते हुए कहा कि हुकूमत इसे मुकम्मल करे, इस पर कोई दबाव कबूल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ईरान के बीच में जो गैस पाइपलाइन आई है उसको मुकम्मल करने के लिए मैं ज़ोरदार तरीके से आने वाली हुकूमत से डिमांड करता हूँ कि उस पर मुकम्मल तौर पे अमल करें और उसको अमली जामा पहराएं। मखदूम अमीन फ़हीम के बाद PTI के रहनुमा मखदूम जावेद हाशमी ने भी खिताब किया और उन्होंने कहा कि वह हुकूमत के अच्छे कामों की हमायत करेंगे। पाकिस्तान की सालमियत के लिए छोटे सूबों को एहसास महरूमी से निकालना होगा और ड्रोन की बारिश नहीं देखना चाहते। पाकिस्तान की सालमियत की बात छोटे सूबों के अमन इस्तेहकाम के अंदर मौजूद है, वहीं से ताकत नहीं मिलेगी पाकिस्तान। मखदूम जावेद हाशमी ने यह भी मुतालबा किया कि मुल्क में फौरी तौर पर लोकल बॉडीज इलेक्शन कराए जाएं। दोनों पहिए इकट्ठे चल पड़े तो मुल्क चलेगा। मुल्क में फौरी तौर पे लोकल बॉडीज इलेक्शन कराए जाएं और वो तमाम चीजें मिला के फिर ये 2 व्हील अगर इकट्ठे चल पड़े तो मुल्क चल जाएगा। ऐवान में आज मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी महमूद खान अचकजई ने भी खिताब किया और बड़ी अहम बात की। उनका कहना था कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का जिक्र करते हुए उनका कहना था कि एक आदमी कुछ नहीं होता, अगर उनके खिलाफ कुछ करना है तो उन तमाम लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जिन्होंने इनकी हमायत की, जिसमें मीडिया के लोग भी हैं, वकला भी हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुशर्रफ साहब के बारे में भी कहता हूँ क्योंकि वो जरा तकलीफ में है और वन मस्ट बी ऑनेस्ट। हमें कोई वो नहीं कि हम एक आदमी के पीछे पड़ जाएं। जनाब स्पीकर, मेरी तजवीज़ यह है पार्टी की हैसियत से, महमूद की हैसियत, सियासी कारकुन की हैसियत से, एक आदमी कुछ नहीं होता कि जी तुमने आइन को वायलेट किया है, तुमने आइन को एब्रोगेट किया है। अगर उनके खिलाफ कुछ होना है तो उन तमाम लोगों के खिलाफ हो जिन्होंने उनका साथ दिया, whoever they are। महमूद खान अचकजई ने उन तमाम लोगों की मुजम्मत करने का भी मुतालबा किया जिन्होंने माजी में लगने वाले मार्शल लॉ में आमिरों का साथ दिया था। मेरी तजवीज़ है कि ये पार्लियामेंट, इसके अकाबरीन मिलकर एक रेजोल्यूशन बनाए उन तमाम जजेस को जिन्होंने गैर आइनी हुक्मरानों का साथ नहीं दिया और तनख्वाहों से गए, तारीख में उनके लिए जगह नहीं है, उनको जिंदा किया जाए, तारीख में उनका नाम लिखा जाए, उनके बच्चों को तनख्वाहें दी जाए। और जिन्होंने साथ दिया है, मैं ये तो नहीं कहूँ कि उनकी कब्रें खोदी जाएं, वो राडियाँ निकाली जाएं। नो, दे मस्ट बी कंडेम्ड। बिल्कुल सही क्लक अंदाज में, पश्तो में कहते हैं क्लक अंदाज में, सख्त अंदाज में उनको कंडेम किया जाए। अब चलते हैं इस्लामाबाद अपने मेहमानों की जानिब। रसूल बख्श रईस साहब, आपने मियां नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुनी। एक बड़ा क्लियर मैसेज था उनका कि जो ताकत है वो आवाम के पास है और ये जो ऐवान है ये इक़्तिदार की मालिक है। क्या मैसेज दे रहे थे मियां नवाज शरीफ? उम्मीद का मैसेज दे रहे थे
और साथ एक हकीकत पसंदी का भी कि मसाइल हैं, अंबार है, जंगल है, और फिर एक सियासी रिज़ॉल्व का भी और डिटर्मिनेशन और एक हौसले का भी कि हम इन तमाम मसाइल से निमट सकते हैं, लेकिन उसके लिए वक्त चाहिए और उसके लिए ताउन चाहिए दीगर सियासी जमातों का। वो इत्तेहाद और यकजहती की भी बात कर रहे थे कि अगर हम मिलकर सोचें और मिलकर बैठें तो हम ये पाकिस्तान के मसाइल हम हल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ की तकरीर बहुत अच्छी थी, मफाहमत भी थी, उम्मीद भी थी और हौसला भी था कौम को उन्होंने दिलाया। लेकिन सबसे जो अफसोसनाक बात जो आज की गई है इस मौके पे वो थी अमीर फ़हीम की। बहुत मायूस कौन कि कौम को वहाँ खड़े होकर ये कहना कि आपने वोट नहीं डाले, ये 55% सारे जाली वोट हैं, अक्सरियत ने वोट नहीं डाले, ये जमात जिसने के इक़्तिदार हासिल किया है या वो ख़ुद जो असम्बली में बैठे हुए हैं या बाकी दीगर सियासी जमातें, जिस तरह से PTI है जो पॉपुलर वोट परसेंटेज के लिहाज से दूसरी बड़ी सियासी जमात के तौर पर उभरी है। एक तारीख़ी फ़ैसला है अवाम का भी, एक तारीख़ी तरक्की है पाकिस्तान की भी कि ये सारा जाली काम है, एजेंसियों ने कराया है। खुदा का खौफ करो। और ये वो आदमी कह रहा है कि जिसने अरबों रुपए के गबन किए हुए हैं, केसेस मौजूद हैं, लेकिन कौम ने या मुल्क ने फिर भी इनको इज़्ज़त बख्शी। वज़ीर आज़म रहे, वज़ीर रहे कबीना में, कई दफ़ा रहे, लेकिन ये बात करना और ऐसे मौके पे बहुत अफसोसनाक था। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी अक़दार हैं, जो जमहूरी और सियासी रिवायात हैं, उसकी बिल्कुल नफ़ी करता है और ये उनको नहीं करना चाहिए, इसको कदम करना चाहिए। जी अच्छा, मैं अय्याज़ चौधरी, शहजाद चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आज तकारीर जो सियासतदानों की थी उसमें हमने देखा जो बैशिंग हुई वो पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनकी सियासत में जो मुदाखलत है उसके हवाले से हुई। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पाकिस्तान की जो फ़ौज है, पाकिस्तान को बचाने के लिए लोग, हमारे जवान अपनी जानें भी कुर्बान कर रहे हैं और बड़ी हिम्मत से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं। उनकी उन काविशों का और उस कोशिश का जिक्र आज ऐवान में नहीं हुआ। क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मिलिट्री बैशिंग या फ़ौज की बैशिंग जिसका आपने जिक्र किया उसका बारे में कहना चाहता हूँ। मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई इतनी ओपन स्टेटमेंट्स आई। एक स्टेटमेंट ज़रूर थी जिसमें ये कहा गया कि किसी भी जमहूरी जो हमारा ट्रेडिशन है उसके अंदर खलल नहीं पड़ना चाहिए, कोई ताले आज़मा को नहीं आना चाहिए, जो बिल्कुल सही है। ये जमहूरी इक़्तिदार और किसी भी मुल्क के अंदर आज के ज़माने में इस किस्म की किसी चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है और ना ही आइंदा ऐसा होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज की जो जमहूरी ट्रांजिशन हुई है इनटू अ न्यू गवर्नमेंट, यही एक ऐसा मौका है जो उम्मीद का और उम्मीद पहम का मौका है, एक इंशाअल्लाह प्रॉमिस का मौका है। और उसकी वजह ये है कि तमाम अदारों ने, तमाम अवाम ने, इस मुल्क ने मुश्किलात के बावजूद इस जमहूरी हमारे सिस्टम को कामयाब किया, इस ट्रांजिशन को कामयाब किया और आज हम एक और नई उम्मीद के साथ इस तरफ अपने सफ़र पे चल पड़े हैं। तो और नवाज शरीफ साहब बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आए, बहुत सेल्फ एश्योर्ड नज़र आए, वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बन के सामने आए हैं। और मुझे उम्मीद और यकीन है कि इन तमाम पॉजिटिव्स के साथ और इस तरह की उम्मीद के साथ जब वो आगे चल रहे हैं तो मुझे इसमें खुदा न खासा किसी किस्म का कोई टकराव, किसी एक फ्रिक्शन की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। जहाँ तक उनकी स्टेटमेंट का आपने कहा कि उसके अंदर जो लोग शहीद हुए, चाहे वो 50,000 पाकिस्तानी हैं या अफवाज के लोग हैं जो इस वक्त बरसरे पैकार हैं, मेरा अपना ख्याल ये है कि इनकी जो ट्रांजिशन टीम थी उसके अंदर ज़्यादा जो ज़ोर था वो एनर्जी और इकोनॉमी पे था और होना भी ऐसे चाहिए था। हाँ, किसी सूरत उनको थोड़ा बहुत सिक्योरिटी पे कुछ ब्रीफिंग्स मिली होंगी, लेकिन उस किस्म की इंटेंसिटी उनकी सिक्योरिटी की तरफ नहीं रही, जो कि भी एक बहुत बड़ा इशू है, ख़ास तौर पे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। मुझे यूँ लगता है कि अभी टेक ओवर करने के बाद शायद सबसे बड़ा और सबसे पहला जो उनका जिम्मेदारी आएगी या जो ब्रीफिंग्स के ऊपर जो एक साइकिल चलेगा और जो एक मुज़ाकरात का सिलसिला चलेगा वो ज़रूर इस मामले को कवर करेगा। शहजाद चौधरी साहब, आप हमारे साथ रहिए। रसूल बख्श रईस, आप भी हमारे साथ हैं। वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आज ऐवान में जो मुख्तलिफ सियासतदानों ने तकारीर की, जिन्हें उनकी जमातों की पॉलिसी स्टेटमेंट समझा जा रहा है, इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा।
वेलकम बैक। गुफ्तगू हो रही है आज पाकिस्तान के सियासी कायदीन की उन तकारीर की जो कौमी असम्बली में की गई, जो उन कायदीन की पॉलिसी स्टेटमेंट्स जिन्हें समझा जा रहा है। मियां नवाज शरीफ ने एक बड़े मंसूबे के खदोखाल पेश किए अपनी तकरीर में। उन्होंने कहा कि काशगर से लेकर कराची तक वाया खुंजराब और ग्वादर एक बड़ा रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा, जिससे पाकिस्तान की तरक्की में बड़ी मदद मिलेगी। रसूल बख्श रईस साहब, मैं आपका कमेंट चाहूँगा इस पर भी, लेकिन एक जो दूसरी बात जिस कौम तवक्को कर रही थी, जो एक बड़ा मामला है लोड शेडिंग का, उस हवाले से मियां साहब ने कोई बात नहीं की, कोई प्लान नहीं दिया, और इसके साथ जो ईरान के साथ गैस पाइपलाइन है उसका जिक्र नहीं किया, जो बाद में मखदूम अमीन फ़हीम ने इस मसले को उठाया। देखिए, ये कोई ऐसा फोरम नहीं था, आज का मौका नहीं था कि जहां वो अपना मंशूर पेश करते कि ये कहना कि ये बात क्यों नहीं थी, ये बात क्यों नहीं थी, ये क्यों। आप 10 बातें ऐसी कर सकते हैं जो उनको करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। क्या ऐसे मौके पर किया जाता है कि आप पार्लिमानी तारीख़ उठा के देखें किसी भी दुनिया के मुल्क की, जब वज़ीर आज़म मुंतखब होता है, मुंतखब होने के बाद अभी उसने ओथ भी नहीं ली, वो मुंतखब तो हो गए हैं, लेकिन वो एक फॉर्मल अंदाज में वो वज़ीर आज़म भी नहीं है। तो जो तकरीर उसने की, तवक्को मीडिया उससे ये कर रहा है कि जी उसने ये बात क्यों नहीं की, जिस तरह से आप पूछ रहे हैं। भाई, ये रस्मी सी बात होती है, वो शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन वो कहीं बढ़ के उन्होंने बात की, सियासी मफाहमत की भी बात की, और जो खदुगाल हैं उनकी पॉलिसी के वो भी उन्होंने बयान किए। तो इतना मुख्तसर से बयान में यही कुछ हो सकता था। जब वो कौम के सामने तकरीर करेंगे अंदाज 4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते के अंदर, और सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीर में तो बातें होगी, मंशूर उनका मौजूद है, वो देख लेना चाहिए कि उसमें क्या है। मंशूर एक अखलाकी, सियासी, कानूनी और जमहूरी ज़िम्मेदारी होती है, जो इक़्तिदार में कोई सियासतदान आता है या कोई सियासी जमात आती है, कि उसका मुकम्मल और मौसर तरीके से वो इतला करे। मैंडेट या ताकत या आवाम की हिमायत उन वादों पर या उस मंशूर पर मिलती है जो आप आवाम के सामने पेश करते हैं, वो हमारे सामने है। पॉलिसी की हमें ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए कि आप आके मियाँ साहब अपनी तरजीहात क्या बताते हैं अपने मंशूर के मुताबिक। पहला फ़ैसला, दूसरा फ़ैसला, तीसरा फ़ैसला, पहला मसला, दूसरा मसला, चौथा मसला, वो आके कब करते हैं। मेरे ख्याल में इस बात पर उनकी पकड़ धकड़ आज नहीं होनी चाहिए, जिस तरह आप करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन उसकी बात नहीं की। वो कोई हदीस आखिर तो नहीं है। मैं समझता हूँ कि उससे पहले वाली हुकूमत को भी और जो अब हुकूमत है, ये अच्छे तरीके से उसका तजिया करना चाहिए। मैं हिमायत करता हूँ, उसकी हिमायत में कालम भी लिखा है। रसूल साहब हमारे साथ ही रहिए। मैं लेकिन जी आप कुछ कंप्लीट कर लें बात अपनी। जी, मैं ये बात कर रहा था कि हर मनसूबा मुकम्मल होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होता कि चूँकि ये ईरान के साथ है इसको होना चाहिए, या सऊदी अरब या अमेरिका के साथ है उसको होना चाहिए। देखना ये चाहिए कि हमारी मईशत के लिए, हमारे कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर है और आगे चलकर किस मंसूबे पर अमल होता है। बिल्कुल ये दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये जिक्र सिर्फ इसलिए किया कि इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है वो एक एनर्जी क्राइसिस है। तारीख है पाकिस्तान के घर, और लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि इन मसाइल पर बात होगी, लेकिन आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि आगे चलकर उनकी स्टेटमेंट्स यकीनन इस हवाले से आएंगी। शहजाद चौधरी साहब, एक और आज बात हुई महमूद खान अचकज़ई साहब की जानिब से, बड़ा एक अहम मसला है जिसमें उन्होंने कहा कि एक ट्रुथ और रिकन्सिलिएटरी कमीशन बना देना चाहिए और एक शख्स के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाना चाहिए। परवेज़ मुशर्रफ साहब के खिलाफ कमीशन बना के या तो सबके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए या एक आदमी को माफ़ कर दिया जाए। और इसके साथ ही उन्होंने एक और भी बात कही कि जो तमाम जजेज़ हैं जिन्होंने आमरों का साथ दिया, उनके खिलाफ भी एक मुजम्मत की करारदाद पेश होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ हमारी तारीख बदकिस्मती से ऐसे बहुत सारे स्केलेटन से भरी पड़ी है, और हम कभी भी अपनी तारीख के ऊपर कोई फ़ख्र महसूस नहीं कर सकते। जिस तरीके से आइन की पामाली हुई है, जिस तरीके से फ़ौज ने इंटरवीन किया है,
जिस तरीके से हमारी हुकूमतों ने, जमहूरी हुकूमतों ने मिस परफॉर्म किया है, मिस गवर्न किया है, एक लंबी कहानी, लंबी तारीख है जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं जहाँ पर बैठे हैं। और इस वजह से हम सब के सब, चाहे किसी भी रंग के कपड़े पहनते हों, चाहे फौज से हों, चाहे सिविल से हों, चाहे किस इदारे से हों, वो सब इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हैं कि हमसे बहुत गलतियाँ हुई, और इस मानने के लिए भी तैयार हैं कि हमें एक नए सफ़र का आगाज़ करना है। मैं समझता हूँ कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक बड़े सीजन पॉलिटिशियन की स्टेटमेंट दी। देखिए, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन बेशक होना चाहिए, और उसके अंदर हर अदारे को और हर शख्स को जो कि इस किसी न किसी जगह पे बैठा, उसको इस चीज़ का ज़रूर अपने अंदर, मेरे ख्याल में ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन से ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने अंदर इस चीज़ का एतराफ़ किया जाए जहाँ जहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, और उनको आइंदा ना होना और उनको दुरुस्त करने का तरीका अपनाना चाहिए। साथ ही साथ मैं ये समझता हूँ कि देखिए, जहाँ तक किस प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, क्या जनरल मुशर्रफ साहब के पीछे इनको पढ़ना चाहिए, खुद ही उन्होंने फरमाया, और उन्होंने कहा कि हर हुकूमत एक पॉलिटिकल कैपिटल के साथ आती है। ये मैं कह रहा हूँ कि हर हुकूमत एक पॉलिटिकल कैपिटल के साथ आती है, उसका मैंडेट उसका पॉलिटिकल कैपिटल होता है। अब उसकी मर्जी है कि उस पॉलिटिकल कैपिटल को वो किस काम के अंदर सर्फ कर देती है। कुछ हुकूमतें उसको फ्रिटर कर देती हैं, ज़ाया कर देती हैं पहले ही चंद दिनों के अंदर, पहले ही चंद हफ्तों के अंदर, ऐसे गैर ज़रूरी चीज़ों के पीछे जाके, जबकि पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं बहुत ज़्यादा हमारी आंखों के अंदर झांके देख रहे हैं, जिसके अंदर इकोनॉमी है, जिसके अंदर एनर्जी है, जिसके अंदर दहशतगर्दी है, जिसके अंदर ड्रोन्स का मसला है। ये तमाम ऐसे मसाइल हैं जिनको कि जिस हुकूमत को भी मौका मिला, जिस तरह आज नवाज शरीफ साहब को, तो उन्होंने उनसे रेसल करना है, उनको पकड़ के उनको रिजॉल्व करना है। पॉलिटिकल कैपिटल किसी ऐसे आदमी के पीछे जो कि हिस्ट्री हो चुका है, उसके पीछे ज़ाया करने के बजाय उस पॉलिटिकल कैपिटल को अपने मुल्क के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपनी लेगेसी के लिए, अपनी परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है ये अच्छी आवाज़ें हैं जो कि आना शुरू हुई हैं, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग चाह रहे होंगे कि लटका दिया जाए, फड़का दिया जाए, ये कर दो, आर्टिकल 6 के पीछे यूँ कर दो। वो एक अनकॉल्ड फॉर डिस्ट्रैक्शन होगी इस वक्त के अंदर। हाँ, आप कानून को अपना रास्ता लेने दीजिए, जिस तरीके से लेता है, जो भी रास्ता इख्तियार किया जाता है, और उसके बाद अगर आप किसी नतीजे पे पहुंचते हैं तो ज़रूर पहुंचिए। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो प्रायोरिटाइज़ करना है, जहाँ पॉलिटिकल कैपिटल लगाना है, वो बेइंतहा सोच समझ के साथ और फ़िक्र और मुदब्बराना फ़िक्र के साथ उसको हल करना चाहिए। अच्छा, रसूल बख्श रईस साहब, आज मखदूम जावेद हाशमी ने बात की कि छोटे सूबों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी दूर किया जाए, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बल्दियाती इलेक्शंस फ़ौरन करवा दिए जाएं। ये जावेद हाशमी साहब से आप भी गुजारिश करें, मैं भी करता हूँ कि ये वफाक की हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है कि जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन जिनकी वो बात कर रहे हैं कौमी असम्बली में खड़े होकर, ये सूबाई हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है, इनके मुताबिक सूबों को करानी चाहिए। अब PTI की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, उन्हें फ़ौरन ऐलान कर देना चाहिए कि वहाँ पे इंतखाबात हों। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है पंजाब में, वो ऐलान पहले कर चुके हैं कि हम 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराएंगे। सुनने में आया है कि 90 दिन में शायद ना हो सकें, लेकिन नवंबर तक, अक्टूबर के आखिर तक या नवंबर के अवाइल तक इंतखाबात हो जाएंगे, हो जाने चाहिए। हम हमेशा इस बात पे जोर देते रहे हैं। ये देखिए, जहाँ तक छोटे सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात की बात आती है, ये पॉलिटिकल रेट्रिक में नहीं जाना चाहिए। 18वीं तरमीम के बाद अख्तियारात और वसाइल सूबों को तफवीज़ हो चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका के विफाक के बाद पाकिस्तान दूसरा बड़ा विफाक है कि जिसमें के सूबों को या इकाइयों को इतना ज़्यादा अख्तियारात दिए गए हैं। हिंदुस्तान में ऐसे नहीं है, किसी और विफाक में ऐसा नहीं है। तो वो ज़िम्मेदारी सूबों को संभालनी चाहिए। वो टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए कि सिर्फ NFC अवार्ड के ऊपर नज़र नहीं रखनी चाहिए कि जहाँ जहाँ वो टैक्स लगा सकते हैं, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स है, विफाक को लगाने के बजाय सूबे क्यों नहीं लगाते, और सूबे लेते भी हैं, उसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं। कि दुनिया में डुअल टैक्स सिस्टम होता है कि विफाक का अलहदा होता है और रियासतों का या इकाइयों का या सूबों का अलहदा होता है। ये मेरे ख्याल में कि हाशमी साहब बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, उन्होंने बातें दुरुस्त कही हैं, मैं उनकी तायद करता हूँ, लेकिन यह कि जिम्मेदारी किसकी है उसका तयन सही भी होना चाहिए कि ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। ये बात ना जाए, ये सूबों की जिम्मेदारी है, उसकी बात करनी चाहिए। रसूल बख्श रईस साहब और शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ ही रहिए। वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम ये जो तकारीर हैं सियासी कायदीन की, जो मैसेजेस हैं, इन पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे।
वेलकम बैक। गुफ्तगू हो रही है मियां नवाज शरीफ के बयान की जो उन्होंने आज दिया कौमी असम्बली में। शहजाद चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आज ड्रोन हमलों की भी बात हुई, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसके हवाले से भी बात हुई। इससे पहले मियां साहब ये कह चुके हैं कि मुज़ाकरात एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है और वो इस पर अमल करेंगे। आज उन्होंने ये बात कही कि वो चाहते हैं कि मुल्की मसाइल इस तरह के हैं, ये मसला भी ऐसा है कि तमाम जमातें मिलकर बैठकर इस पर एक मुश्तरका लाएअमल बनाएं और तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलने की बात की। आप क्या फरमाएंगे? जी, मैं समझता हूँ सबसे पहली और लाजिम बात तो यह है कि इसके बारे में एक मुकम्मल समझ ली जाए उन अदारों से जो कि इस जंग के अंदर इन्वॉल्व हैं। फ़ौज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, फिर इनके अपने पार्टी के अंदर भी ऐसे यकीनन सोच विचार हुई होगी। उसके बाद वो समझ लेने के बाद फिर ये बाकी लीडरान से गुफ्तगू करें और फिर एक कंसेंसस डेवलप किया जाए इस नई नेशनल असम्बली के अंदर, जो कि पाकिस्तान को उस रास्ते पे लेके जाए जहाँ पर इस जंग का जो ख़ात्मा होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान मिनिमम नुकसान के साथ वहाँ से निकले। हमें अब मैक्सिमम फ़ायदा नहीं सोचना, हमें ये देखना है कि हमें नुकसान कम से कम किस तरह पहुँच सकता है। तदबीर के साथ सोचना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से किसी चीज़ को टेक ऑन करना, मिसाल के तौर पे अगर हम मुकम्मल अपना जोर ड्रोन के रोकने पे लगाएंगे तो मुमकिन है कि हम उसको रोक ना पाएँ, क्योंकि उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जो ड्रोन जिस तरीके से पिछले 8-10 साल के अंदर इस्तेमाल हुए और जिस तरीके से शायद अभी भी अमेरिका उनको 2014 के आखिर तक उनको प्राइम टूल ऑफ चॉइस बना के रखेगा, तो इसलिए उसके अंदर और तरीका दूसरा इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए। उसका तरीका ये है कि हम सबसे पहले और ज़रूरी तौर पर जंग को बंद करने का असबाब करें, और जंग को बंद करने का असबाब यह है कि बातचीत का अमल शुरू किया जाए जो उनकी अपनी पॉलिसी है। उसके साथ ही फिर अमेरिका को माइल किया जाए कि वो उस बातचीत का हिस्सा बने। एक दफ़ा वो बातचीत का हिस्सा बन गया तो उसका जो जोर जंग के ऊपर है वो बड़ी हद तक कम हो जाएगा। उससे ड्रोन्स के अंदर भी काफ़ी हद तक कमी आएगी। जिस तरह हम देखते हैं इस साल में 2013 के अंदर भी ड्रोन बहुत कम हुए हैं, 13 के करीब हमले हुए हैं अब तक, जबकि आप पिछले साल में देखें उससे ज़्यादा थे और 2011 में तो बहुत ही ज़्यादा थे। नहीं, आप फरमा रहे हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर पर जो मिलिट्री के हमारे जो लोग हैं, उनके साथ इस मामले को समझकर एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे पाकिस्तान इस दलदल से निकल सके। रसूल बख्श रईस साहब, मैं आपसे सवाल करूंगा कि जो खबरें आ रही हैं 10 रुकनी काबीना हल्फ उठाएगी और अगर हम उनके नामों को देखते हैं तो 2 नाम उनमें से सिंध से हैं, एक उसमें बलूचिस्तान से है, बाकी पंजाब से हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो मियां साहब ने बात कही कि वो तमाम लोगों को साथ लेकर चलेंगे, सूबों को एक मुनासिब नुमाइंदगी काबीना में दी जा रही है। देखिए, अभी तो बातें हैं, देखेंगे कि कौन लोग हैं, कितना पंजाब से हैं, कितना दीगर सूबों से है। लेकिन रिवायत पाकिस्तान में यही रही है कि तमाम सूबों की नुमाइंदगी होती है, कोलिशन हुकूमत हो, इत्तेहादियों की हो या किसी एक सियासी जमात की हो, तमाम सूबों को नुमाइंदगी मिलती है और मिलनी चाहिए आबादी के लिहाज से विफाक काबीना में। सिर्फ पंजाब के लोग तो नहीं हो सकते, वो अगर पंजाब में कोई बासलाहियत लोग हैं तो वो सिंध में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं। जो इत्तेहादी जमातें हैं मुस्लिम लीग नून की, उनको भी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि एक मुतनासिब किस्म की नुमाइंदगी होगी काबीना में। अभी देखेंगे कि कौन लोग आते हैं, उसके बाद भी उस पर तबसरा हो सकेगा। लेकिन जहाँ तक सूबों की नुमाइंदगी का ताल्लुक़ है वफाकी काबीना में, वो इंतहाई ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया रसूल बख्श रईस साहब और शहजाद चौधरी साहब। बड़ी एक सैर हासिल गुफ्तगू और बड़ा भरपूर एनालिसिस किया दोनों हजरात ने। अब हम चलते हैं कराची, जहां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपने कारकुनों के कत्ल के खिलाफ कल सिंध में यौम सोग का ऐलान किया है। ट्रांसपोर्ट और मार्केटें भी बंद रहेंगी। आज भी MQM ने अपने कारकुनों के जनाजे वज़ीर आला हाउस के बाहर रख कर एहतजाज किया। कराची में बिगड़े हुए हालात मामूल पर लाने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों को यकीनन फौरी इक़दाम उठाने होंगे और सियासी वाबस्तगियों को एक तरफ रख कर हकीकी कदम उठाने होंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MQM के रहनुमा ख्वाजा इज़हार उल हक। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम। एक बुरी खबर है कराची से, जिसके लिए हम आपको जहमत दे रहे हैं कि MQM के जो हमदर्द हैं उनको कत्ल किया गया और कल आपने यौम सोग मनाने का भी ऐलान किया है। कुछ फरमाइएगा ख्वाजा साहब के कौन लोग हैं जो उठा रहे हैं आपके कारकुनों को और कत्ल कर रहे हैं? देखिए, इसमें 3 तरह के वाक़यात मुतवातिर तेजी से हो रहे हैं। नंबर 1 तो ये कि MQM के कारकुनान की टारगेट किलिंग की जा रही और डबल सवारी पे पाबंदी के बावजूद मोटरसाइकिलों पे सवार खुले आम आतिशी असला के साथ आते हैं
और हमारे साथियों के घरों के सामने, कोई घरों के सामने है, कोई मस्जिद से निकल रहा है, तो वो उनको वहाँ पर शहीद किया जा रहा है। और एक तो ये अमल जारी है जिसमें गुज़िश्ता इंतखाबी अमल से पहले से लेकर आज तक 100 से ज़्यादा साथी शहीद हुए। और दूसरा अमल ये है कि जनाब रातों को उनके घरों पे साथियों के छापे मारकर सादा लिबास में बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी में खुद को पुलिस का एहलकार कहकर उनको ले जाया जा रहा है। और ले जाने के बाद तमाम के तमाम एजेंसियां, पुलिस के डिपार्टमेंट इस बात से इनकारी हैं कि वो उनको गिरफ्तार किया। और अब तक इस तरह के गिरफ्तार होने वाले मिसिंग पर्सन की तादाद 9 हो चुकी है, जिसमें एक मिसिंग पर्सन यानी एक साथी हमारे परसों टूल प्लाजा से अयाज रजीज है ना, वो उनको गिरफ्तार किया गया था। और सैकड़ों लोग इसको देखते हैं, वो आते हैं, तारुफ कराते हैं, कौन है, कहाँ से आते हैं, ये किसी को नहीं पता। और जो तीसरा वाक़या पेश आया वो आज आया, दोबारा से मलीर कोकरा पार के अंदर, वहाँ पर साथियों को जो हमदर्द थे, मजदूर थे, हमारे साथी के 2 भांजे थे, बस से उतार कर शनाख्ती कार्ड देखकर उनकी शनाख्त पूछकर नोटोरियस गैंगस्टर है वहाँ पर, गैंग वॉर के लोग, उन्होंने पुलिस और रेंजर्स के सामने उनको अगवा किया और उसके बाद उनके हाथ पांव बनी तशद्दुद से लाश। ख्वाजा साहब, आपने हुकूमत से रब्ता किया? पीपल्स पार्टी आपकी पुरानी इत्तेहादी भी रही है और अब भी वो अपनी गुफ्तगू में उनके कायदीन ये कहते हैं कि MQM के साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो यकीनन ये जो अगवा है या जो गिरफ्तारियों का आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें कोई इदारा मुलव्वस होगा। आपकी पीपल्स पार्टी के कायदीन से बात हुई इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट से? देखिए, गुज़िश्ता 5 साल में जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है और उस पर भी हमारी कोर कमेटियाँ और हमारी तमाम प्रोटेस्ट, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो आपके सामने ही है, जिसके मीडिया ने तनकीद का बनाया कि हुकूमत में भी हैं और हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा करते हैं, एहतजाज भी करते हैं और यौम शोक भी मनाते हैं। सूरत हाल आज भी वही, और वही हमारे दोस्तों का रवैया जो 5 साल रहा, वही रवैया आज भी उनका। आज के जनाजे के शुरका जब डेड बॉडीज में से स्मेल आ रही थी और खून टपक रहा था, तो वो अब इन्हें तदफीन के लिए ले गए और स्वयं के बाद उन्होंने दोबारा चीफ मिनिस्टर हाउस में धरना देने का ऐलान किया और कल गाँव में सो गए। तो इसका मतलब ये कि जो बात पूरी दुनिया को पता है, जो बात 50 चैनल दिखा रहे हैं, जो बात चैनल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान के MQM के कारकुनान के अमेरिका में, यूरोप में मुजाहरे हो रहे हैं, अगर हमारे अफसरान को, हमारे हुक्मरान को किसी को कुछ पता ही नहीं है, उनके कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। सेनेट में तहरीक इल्तवा है, कौमी असेंबली में आज फारूक सत्तार साहब ने बात की है, प्रोविंस में हमने बात की है, यानी एक मदावत दूर की बात है कि 2 जुमले हमदर्दी के भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान नहीं, भेड़ बकरी या कुछ जानवर जो है ना वो मारे जा रहे हैं और आपको अपनी अयाशी लगी है हुक्मरानी की। ख्वाजा साहब, ये बताइए कि जो दूसरी सियासी कुव्वतें हैं कराची की, क्या आप उनसे भी राब्ता करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि बहरहाल ये तो एक बड़ा अफसोसनाक मामला है जिसमें कारकुनों को कत्ल किया जा रहा है, तो अपने एहतजाज में आप दूसरी जमातों को भी मिलाएंगे? देखिए जनाब, दूसरी जमातों के भी कारकुनान अल्लाह ना करे कि इस मुतवातिर और इस तरीके से बेईमाना तशद्दुद का निशाना बने। अल्लाह ना करे कि उनके साथियों को, क्योंकि हम तो इंतहा पसंदी, दहशतगर्द, बैंड आउटफिट्स, गैंगस्टर्स, मनशियात फरोश, हम तो उनकी फ्रंट लाइन है और हमेशा हमने खुलकर हर इशू पे, जो चाहे तालिबान का इशू हो, चाहे वो इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी या गैंगस्टर का, हम सामने गए। तो हमें ज्यादा मुतासर किया जा रहा है, लेकिन मसला सारा ये है कि वो तमाम लोग जो इस बार शहीद नसीब है वो पाकिस्तान के शहरी हैं। बिल्कुल। एक के भी खिलाफ FIR दर्ज नहीं थी। वो एक बेहतर माशी मुस्तहकम कानूनी लॉ अबाइडिंग सिटीजन थे। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा इजहारुल हसन, जो बता रहे थे कि MQM के कारकुनों को अगवा किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। नहायत एक अफसोसनाक ये मामला है। कल यौम सोग है कराची में, ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी और मार्केट्स भी बंद रहेंगी। नाजरीन, आज का प्रोग्राम यहाँ पर वक्त ख़त्म हुआ। कल आपसे फिर मुलाकात होगी टॉप स्टोरीज़ और एनालिसिस के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।